Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Shaftai, and today we are discussing implementation and formulation of strategies in strategic management. हमने previously strategies को strategy formulation, implementation, strategic analysis और सारी चीज़ों को किया था. अब एक छोटा सा ओवरव्यू पे आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वर्सेस स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इनमें डिफरेंसेस की क्या हो सकते हैं. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं कि जी उसमें पोजीशनिंग फोर्सेस बिफोर द एक्शन. हमें अपनी सारी चीज़ों को एक्शन जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी हम पॉलिसी बना स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, उसमें हमें अपनी पोजीशनिंग को और एक्शंस को प्रॉपर्ली देखना चाहिए और अपने एक्शन से पहले अपनी पोजीशनिंग को देखकर उसे प्रपोज करना चाहिए. वाइल अगर हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन करनी चाहिए, क्योंकि हम जब स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम एक चीज़ बना रहे होते हैं, उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे होते, एक एज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ को, एक उसका ओवरव्यू ले रहे होते हैं कि उसका खाका तैयार कर रहे होते हैं कि जी इसको इस तरह से है, इसको इस तरह से ऐसे करेंगे. जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो होता है. उस वक्त वो सिनेरियो नहीं होता जो फॉर्मुलेशन के वक्त होता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के वक्त. तो उसमें ये होता है कि हम उसको बिफोर एक्शन अपनी पोजीशनिंग देख रहे होते हैं. इसमें हम मैनेजिंग फोर्सेस जो अपने हमारे एक्टर्स होते हैं उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द एक्शन, तो उसको कैसे चलाना है. अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है इट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, और जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है इट फोकस ऑन एफिशिएंसी. अब फर्क क्या है जी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या डिफरेंस है. एफिशिएंसी ये होती है कि जो आपकी आउटपुट होती है, जो आप अचीव कर रहे होते हैं, और इफेक्टिवनेस ये होती है कि आप उस आउटपुट को रिटेन कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक दफा में रिजल्ट 100% ले लेना और बाद में ना लेना, तो वो इफेक्टिव एफिशिएंसी आपकी वीक होगी, आप एफिशिएंट नहीं है. एफिशिएंसी को आप इफेक्टिवनेस में उस वक्त कन्वर्ट करते हैं जब वो स्ट्रीमलाइन होती है. इन द लॉन्ग रन आपकी चीजें उसी तरह पे, उसी पेस पे, उसी मोमेंटम पे चल रही होती है. तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ऑलवेज फोकस ऑन इफेक्टिवनेस. कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में ये होगा कि हम एक ऐसी चीज बना लें जिसमें हमें प्रॉब्लम ना हो. हमारा ये मॉडल इफेक्टिवनेस की तरफ बात करता है, जबकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंसी की बात करता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे हम फौरी तौर पर रिजल्ट भी ले रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज प्राइमरली इंटेलेक्चुअल. उस वो होती है कि वो एजम्पशन बेस्ड होती है, उस पर सारा होता है. और जो ये होती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, वो ऑपरेशनल होती है, वो एक्चुअल हो रही होती है, जो एग्जिस्ट अकरेंस उसकी हो रही होती है, एक्चुअल वो आ रही होती है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन often requires good intuitive and analytical skills. जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हम अपनी इंट्यूटिव स्किल्स होती हैं या एनालिटिकल अप्रोच होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उसके मुताबिक चीज़ों को फॉर्म कर रहे होते हैं. जबकि जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लीडरशिप स्किल चाहिए होता है. ये कहता है कि जी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर स्पेशल मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल. यहाँ उसने बात की आपकी इंट्यूटिव और एनालिटिकल स्किल की, यानी आपके एक्सपीरियंसेस की. यहाँ आपकी लीडरशिप स्किल्स की बात की कि आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाया, आपने उसको चलाया कैसे. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है ये क्लोज यूजर ग्रुप की डिस्कशन है. इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू पीपल, जबकि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इट रिक्वायर्स करस्पॉन्डेंस अमंग मैनी पीपल्स. यानी बहुत सारे लोगों, जब आप एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एसोसिएट होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको आप लेके चल रहे होते हैं और आप उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के गैप्स नहीं आने देते और ब्रिजिंग कम्युनिकेटर का गैप कर रहे होते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. तो अभी दो चीज़ें हैं कि जब आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है तो वो एंटायरली डिफरेंट है कि उसमें आपने एक इंट्यूटिव स्किल से बनानी है, अपने एनालिटिकल अप्रोच से बनानी है, इंटेलेक्चुअल होती है, इफेक्टिवनेस की तरफ होती है. आपने एक मॉडल बना दिया, आपने गुड एग्जीक्यूटिव मॉडल बना दिया. हाँ, अब उस मॉडल को अप्लाई कैसे करना है या उससे रिजल्ट कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, तो वहां पे आती है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन. कि आपने जो चीजें सोची उसमें कैसे है, किससे क्या काम लेना है, कैसे लेना है, एफिशिएंसी की क्या रेशो होगी, ऑपरेशनल के टास्क क्या होंगे, मोटिवेशन लोगों को कैसे देंगे, लीडरशिप स्किल आपके अप्लाई हो रहे होंगे, आप लोगों को कायल कर रहे होंगे, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप और चीज़ों को एम्बिग्यूटीज को कवर करके उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ा के उनको साथ में ला के चला रहे होंगे. तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसके बाद कहता है कि नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है. जब हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम कैन अराइज बिकॉज
of shift in responsibility, especially if strategy formulation decision come and surprise to middle and lower management. यानी आप एक स्ट्रीमलाइन काम कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपका जो आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं या आपके टॉप मैनेजमेंट है वो एक डिसीजन ले लेती है कि जी हमने जो है एक एंटायरली नई चीज़ डेवलप करनी है, या हम लोगों को ले ऑफ दे रहे हैं, या फाइन का ये कर रहे हैं, या हम ऑटोमाइजेशन पे जा रहे हैं, हम अपने स्टाफ को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं, या स्टाफ की रीशफलिंग कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो उनके डिसीजंस हैं, जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें ओवरव्यू करके सीन करके वो ला रहे होते हैं, तो ये नॉर्मली सरप्राइज करती है जो बंदे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली तो आपकी टास्क फोर्स होती है मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, के मिडिल वाले लोअर को चला रहे होते हैं और उनसे प्रोडक्टिव इफेक्टिवनेस अचीव कर रहे होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट को रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। इट इज एसेंशियल टू अमाउंट डिवीजन एंड फंक्शनल मैनेजर्स इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। वो ये कहता है कि जब आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें तो कम से कम आप अपने मिडिल मैनेजर्स को जरूर इन्वॉल्व करें। अगर आप टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट चाह रहे हैं तो आप अपने रिसोर्स मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इन्वॉल्व करें, प्रोडक्शन मैनेजर को करें, सो दैट वो बता सकते हैं कि हमारी लेबर कितनी स्किलफुल है और हम कितना ले सकते हैं और हम इस करंट मशीन से क्या एफिशिएंसी मजीद ले सकते हैं। तो जो शिफ्ट इंचार्जेस होते हैं या जो वहाँ पे मिडिल मैनेजर्स होते हैं उनको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर। स्टडी यही कहती है। अब शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनसे डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स पे आ रहा है, यानी टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट पे आ रहा होता है। टॉप मैनेजमेंट कहती है जी हम ये नई चीज़ ला रहे हैं, इसको चलाना है। अब चलाना तो मिडिल मैनेजर ने, कैसे चलाना है वो उनका सरदर्द है, इसलिए वो शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट टॉप मैनेजमेंट से डिविजनल और फंक्शनल मिडिल मैनेजर्स पर आ जाती है। अब कहता है जी मैनेजमेंट इश्यूज सेंट्रल टू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, के मैनेजमेंट को क्या इश्यूज आ सकते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हुए। आप अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसकी पॉलिसीज बनाते हैं, अपने रिसोर्सेज को उसमें एलोकेट कर रहे होते हैं, आप अपना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का उसको आप चेंज कर रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग या री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, नए लोग ला रहे होते हैं, कुछ को फारिग कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी आप क्या क्या ट्रांसफर्स कर रहे होते हैं। फिर आप रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव प्लान्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपके पास जो आपका रिसोर्सफुल एम्प्लॉय है वो आपको छोड़ के ना जाए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप उसको रिवॉर्ड्स देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, आप उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, आप उसे ओवर टाइम का ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। फिर जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज या कोई नई चीज़ आ रही होती है तो जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू चेंज दैट सेटअप। तो उसकी रिलक्टेंसी को, उसकी जो आपको एक रेजिस्टेंस आएगी उसको मिनिमाइज करने के लिए भी मैनेजमेंट को कंसर्न होता है, वो उस पर हाईली कंसर्न होती है कि इसको कैसे डाउन किया जाए। फिर मैनेजमेंट इश्यूज के अंदर आता है कि मैनेजर्स को जो है आपके मिडिल मैनेजर्स हैं उनको आप प्रॉपर कम्युनिकेट करें और स्ट्रेटजी उनको जो आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आप चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं वो उनको कम्युनिकेट करें और उनको मैच करें मैनेजर्स टू स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसके अंदर स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की आ रही है उसको वो सपोर्ट करें, उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करें, ये ना हो कि उसे वो करें। नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर ऐसा होता है कि नहीं होते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सपोर्टिव कल्चर होता है। अडेप्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेसेस, जब ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट जो है स्ट्रेटजी फैमिली कर रही है तो उनको जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो प्रोडक्शन के आते हैं, ऑपरेशंस के आते हैं कि हम ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप है इसको हम कैसे रिफाइन करें, कैसे करें, हम प्रोक्योरमेंट्स को कैसे करें, प्रोडक्शन को कैसे करें, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करें, लॉजिस्टिक्स का क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टाफ का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें। फिर जो मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर वो आते हैं कि जी डेवलप एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, कि लोगों के अंदर, आपके अंदर एक जब आप कुछ चेंज या कोई नई चीज़ ला रहे होते हैं तो लोगों के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डर और खौफ होता है, उसको मिनिमाइज करें। फिर आप ये कहते हैं जो आपके लिए अननेसेसरी होते हैं, आपने अगर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट किया, आपने नई मशीनें लाई हैं तो उसके लिए आपको 1 या 2 ऑपरेटर्स चाहिए, पहले आपने 4 ऑपरेटर्स रखे होते हैं तो आप लोगों को डाउन साइज कर देते हैं, आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, आप लोगों को निकाल देते हैं। इससे ये होता है एक जो है बड़ी अजीब सी फिजा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कायम हो जाती है, लोग डरे होते हैं कि पता नहीं हमारी बारी कब आती है। फिर आप जो परफॉर्मेंस को वो इंसेंटिव स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज के साथ लिंक कर देते हैं और लोगों को इंसेंटिव्स देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं कि आप जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छा करेगा, हम उसके लिए ये रिवॉर्ड्स और ये मैनेजमेंट के कंसर्न है। जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही होती है तो मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये नहीं होता
कि उन्होंने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की, मिडिल मैनेजर्स को आगे लगाया और भाई खत्म हो गया टास्क। नहीं, उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उनको एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग कल्चर को आपको चेंज करना पड़ता है, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, चेंज के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहता है, अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर जो एक थ्रेटेंड एटमॉस्फेयर है उसे खत्म करना पड़ता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लाना पड़ता है, स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर डेवलप करना पड़ता है। आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो उनको गाइड करती है, टाइम टू टाइम उनके कंसर्न्स को दूर करती है। फिर डाउन साइजिंग जब रिक्वायर्ड होती है, आप वो कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारे डाउन साइजिंग इज नॉट अ इजी टास्क है, आप अपना रिसोर्स को आप ज़ाया कर दें, लेकिन बाद औक़ात वो रिसोर्स जब आपकी लाइबिलिटी बनने लगता है तब आप उसको ज़ाया करते हैं। तो डाउन साइजिंग हमेशा फर्म तब करती है जब वो उसका जो रिसोर्स है वो उसकी लाइबिलिटी बनने लगता है। अब एनुअल ऑब्जेक्टिव बनाने का पर्पस क्या है? एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को इसलिए ज़रूरी होता है कि उसकी आप जो है उस पर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप बेस करके अपने रिसोर्स को एलोकेट कर रहे होते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे होते हैं, स्ट्रीमलाइन कम्यूट कर रहे होते हैं, उनको रीएलोकेट कर रहे होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आप मैनेजमेंट के अंदर ऊपर नीचे लोगों को, किसी को प्रमोट कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डाउन साइज कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनुअल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करती हैं। तो ये कहता है कि एनुअल ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ एनुअल ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशन, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट एवेल्युएशन, इट प्रोवाइड्स मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग प्रोसेस टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इट एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल। बिल्कुल, एनुअल जब आपके पास एक फोकस होगा, एनुअल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कि आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर दी कि जी ये हमारा फोकस है, हमने इस पे काम करना है, हमारे पास नहीं होगा हम क्या करेंगे। जब आपके पास एक टारगेट होगा तो आप काम करेंगे, टारगेट नहीं होगा तो आप काम ही नहीं करेंगे। तो उस टारगेट होगा, उस टारगेट के लिए आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंशियल रिसोर्स को आप डिप्लॉय करेंगे, फिर आप मैनेजमेंट के अंदर चेंज करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर एलिवेशन करेंगे, डिवेल्यूशन करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे, तो उसको मीट करने के लिए फिर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, डिविजनल लेवल मिडिल मैनेजर्स बनाएंगे, डिपार्टमेंटल लेवल बनेंगे, ताकि हम उस पर्पस को अचीव कर सकें जो आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिसोर्स एलोकेशन की हम बार बार बात करें, रिसोर्सेज क्या हो सकती है एक फर्म की रिसोर्स होती है फाइनेंस, उसकी फिजिकल रिसोर्स होगी, उसकी मशीनरी होगी, उसकी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, इक्विपमेंट हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं, जो आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं। और सबसे एंड में आती है आपकी टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। ये चार तरह की जो रिसोर्सेज हैं, ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि उसको देखे और करे, और सारी आपकी स्ट्रेटजीज बेस कर रही होती हैं इन्हीं के ऊपर। आपको आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हैं जी, हम आगे हम जाके जी हम जो है सोने का कारोबार करेंगे, आपके पास फाइनेंस ही नहीं होता करने का। फिर आप जाके कहते हैं कि जी हम हमारे पास जो है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल है, सब कुछ है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कोई बंदा नहीं है कि जो हमारी मशीनें चलाएगा। फिर आप ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार हम ऐसा करते हैं, हम ऐसी ऑटोमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि हम ये लोगों की डिपेंडेंसी से, लेबर की डिपेंडेंसी से निकल जाएं, ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर ले आए, हम वापडा की जगह सोलर पे शिफ्ट कर लेते हैं कि हमें अनइंटरप्टेड और सस्ती बिजली मिलती रहेगी, और जो आगे जाके फ्री हो जाएगी वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में आ जाता है। ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो शिफ्ट हो रही होती हैं आपके फोकस के साथ साथ। अब ये देख हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट्स की। कन्फ्लिक्ट बिल्कुल आते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें चेंज कर रहे होते, ला रहे होते हो, तो कन्फ्लिक्ट आता है, लोगों के अंदर एक डर और खौफ होता है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट को हमेशा ये नहीं कहते कि कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो गलत आ रहा है, और कन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिविटी कभी भी शो नहीं करता। कन्फ्लिक्ट जो होता है वो बेहतरी के लिए भी हो सकता है, कि चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, या उसको दोबारा देखने के लिए, या उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कन्फ्लिक्ट बाज़ औक़ात सही होता है। तो ये कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज कैन कॉज कन्फ्लिक्ट। यानी आपका सुपरवाइजर में, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मिडिल लेवल में, या मिडिल मैनेजर टू टॉप मैनेजर किसी बात पे इख्तिलाफ राय हो सकता है। वो इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं या आप काम नहीं करना चाहते, वो बाज़ औक़ात चीज़ों को, गलत चीज़ों को सही सिमत में ले जाने के लिए भी बेहतर होता है। तो कन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज बैड, इट कैन लैक ऑफ कंप्लीट में सिग्नल अपैथी। यानी कोई अगर आप की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको डिसीजन ले रहे हैं और आपके एम्प्लॉय कह रहे हैं जी ये दूरी कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप सिंसियर हैं। वो अगर वो इख्तिलाफ राय नहीं रखते तो हो सकता है किसी वजह से आपसे बात ना करना चाह रहे हो और वो कंसर्न नहीं है। कन्फ्लिक्ट कैन एनर्जाइज अपोजिंग ग्रुप्स इनटू एक्शन। बिल्कुल, जो जो सोए हुए लोग होते हैं उन्हें जगाने का बाज़ औक़ात कन्फ्लिक्ट काम करता है, और ये मैनेजर को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो कन्फ्लिक्ट इज अ गुड साइन
अगर उसकी बेटरमेंट के अंदर हो। पॉजिटिव वे में कन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा प्रोडक्टिव होता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रेटजी से कैसे मैच कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। वो ये कहता है कि चेंजेस इन द स्ट्रेटजी ऑफन रिक्वायर चेंजेस द वे इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकॉज, क्यों जरूरी है उसके लिए, स्ट्रक्चर लार्जली डिक्टेट्स हाउ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज बी एस्टेब्लिश। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बताता है कि आप अपने गोल्स को कैसे, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और आप उसके लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। आप अगर एफिशिएंट होंगे, स्मार्ट होंगे तो स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर आप डरे और सहमे हुए एंटरप्रेन्योर हैं तो आप डर डर के चलेंगे, आप उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स देंगे, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क पड़ जाएगा। फिर कहता है जी स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटेजिक परसूट ऑफ अ फर्म देयरफॉर फॉलो स्ट्रेटेजी। कि आप जो भी स्ट्रक्चर्स बनाएं अपनी स्ट्रेटेजी के सपोर्ट में बनाएं, उसके एंटी ना बनाएं या ऐसे ना बनाएं जिसको आप अचीव भी ना कर सकें और आपकी स्ट्रेटेजीज भी उसको फॉलो ना कर सकें। तो जब कोई फर्म चेंज करती है, व्हेन फर्म चेंजेस इट्स स्ट्रेटजी द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बिकम इनइफेक्टिव। फॉर एग्जांपल न्यू स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस पेरोल कॉस्ट रिक्वायर चेंज इन स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जब आप कोई नया स्ट्रक्चर ला रहे होते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हमेशा ऐसी पॉलिसी ड्राइव करनी चाहिए कि आपके स्ट्रक्चर को इनइफेक्टिव ना करे, उस पुराने स्ट्रक्चर से सपोर्टिव हो बट नई चीज ला रहे हो। तो ये चीजें इनको जो है इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए। अब एक इसने एक ग्राफ दिया है कि स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप कैसे होता है। आप ये देखें, सबसे पहले आपने स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की, उसे आपने कम्युनिकेट किया अपने मैनेजर से, टॉप मैनेजमेंट से डाउन मैनेजर को है। आपका एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इमर्ज हो गया कि आपने देखा कि जी अब ये कैसे होगा। आपका मिडिल लेवल जो है वो उसकी क्वेरी में लग गया कि जी ये एक प्रॉब्लम आ गई है या एक नई चीज़ आ रही है, हम ये थ्रेट्स आ रही हैं या कोई मसला आ रहा है या कोई चेंज आ रही है, इसको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। जब एफिशिएंसी ड्रॉप होगी तो आप नई स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो आप होंगे। तो उससे आपका नया स्ट्रक्चर बन रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एक कोई नई चीज़ होगी, कोई नई आप उसकी पॉलिसीज और उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको चेंज कर रहे होंगे। तो जब आपकी उस चेंज को अडॉप्ट करेंगे और आप करेंगे, आपने अपना रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसकी चेंज के लिए तैयार करेंगे या उसी पेज के लिए रेडी करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो वो हो जाएगा। तो आप ये देखें कि जब परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन होती है तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इनफेक्टिव हैं। हाँ, अगर वो इनफेक्टिव है और चेंज से कोई फायदा नहीं होगा तो उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर उसको चेंज करके उससे उससे फ्रूटफुल रिजल्ट लिए जाएं तो आप उसे चेंज करें, रीस्ट्रक्चर करें, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर की उसने कहा जी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर आपके होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एसबीयूज, फिर आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर। चार तरह के स्ट्रक्चर से उसने डिवाइड किया है। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जो जो टास्क एक्टिविटीज कर रहा होता है। ये कहता है कि जी ग्रुप टास्क एंड एक्टिविटीज बाय बिजनेस फंक्शंस, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है, प्रोक्योरमेंट है, ऑपरेशन है। ये सारे फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो फंक्शन जो उसकी परफॉर्मेंस के जो जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके एडवांटेजेस उसने बताया कि जी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि रूटीन टास्क होता है, कैपिटलाइज ऑन सोशल स्पेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग एंड फाइनेंस। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, उनको डिफाइंड होता है कि ये फाइनेंस का है तो फाइनेंस में जाएगा, मार्केटिंग है मार्केटिंग में जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा, आईटी है तो आईटी में जाएगा। फिर कहता है इट मिनिमाइज द नीड फॉर कंट्रोल सिस्टम अलाउ फॉर रैपिड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल ऐसी है कि इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको रैपिड डिसीजन मेकिंग करनी होती है क्योंकि आपने एफिशिएंसी गेन करनी है। तो बाज़ औक़ात आपको वही मौके पर डिसीजन लेना पड़ता है, आप डिसीजन विदहल्ड नहीं कर सकते कि वो ना करें। अगर विदहल्ड करेंगे तो काम रुक जाएगा, फौरी तौर पर डिसीजन लेके कामों को स्मूथ स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। अब इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो उसने बताए हैं। वो कहता है कि जी अकाउंटेबिलिटी फोर्स टू टॉप है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एनकरेज, इसके अंदर अथॉरिटी इनकरेज नहीं होती। इट मिनिमाइज करियर डेवलपमेंट, it lowers the employee morale, it indicates planning of product and market, it lead to short term and narrow thinking, leads to
लो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन डाउन स्किल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके एज ए डिसएडवांटेज आती हैं। अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। अब आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूरी ओवरऑल, उसके फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स थे सारे, अब हमने कर लिए उसके डिवीजन। अब उसका एक डिवीजन होगा आपका पंजाब में, एक लाहौर में, एक लाहौर में होगा, एक सिंध में कराची में होगा, एक बलूचिस्तान में होगा, या फिर हम उसको सेगमेंट के हिसाब, अगर हम किसी मल्टीनेशनल की बात करते हैं, हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करते हैं, तो हम साबुन को अलग कर देते हैं, हम शैम्पू को अलग कर देते हैं, पेस्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है। हम अगर गारमेंट्स की बात करें तो हम मैन को अलग कर देते हैं, वुमेन को अलग कर देते हैं, चिल्ड्रन को अलग कर देते हैं, इन्फेंट्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें ज्योग्राफिकल के हिसाब से, तो जो आपके प्रोडक्ट्स यूरोप में होती हैं वो इस्लामिक स्टेट्स में नहीं आ सकती, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैन होती हैं वो आ सकती हैं। फिर हम कस्टमर के हिसाब से और प्रोसेस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अब यही कहता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग वेज। एक ज्योग्राफिकली के हिसाब से कि जो उनकी नीड्स होंगी वो उनकी ज्योग्राफिकल, अब आप ये देखें कि आपका जो लाहौर का होगा, कराची का होगा, मुल्तान का होगा, साउथ पंजाब का होगा, बलूचिस्तान का, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसके हिसाब से जो काम होगा, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो आपके डिविजनल स्ट्रक्चर्स में आएंगे। फिर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग सर्विसेज हैं, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, फिर आपकी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, या फिर आप प्रोडक्ट करते हैं कि जी आपने शैम्पू का सेगमेंट अलग कर दिया, सोप का अलग कर दिया आपने। अब अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो कोक में कोक, स्प्राइट, फैंटा का अलग हो गया, जूसेस का अलग हो गया, लेज का अलग हो गया। फिर कस्टमर के हिसाब से कि जी ये हाई इनकम कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, लो इनकम ग्रुप के लिए ये हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये हैं। और फिर प्रोसेसेस के हिसाब से भी हम इसका डिविजनल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर अब इसके एडवांटेजेस हैं कि अकाउंटेबिलिटी इसमें क्लियर होती है, क्लियर पिक्चर होती है, कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस होती है, इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट चांसेस होते हैं, प्रमोट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, लीड कंपेटिटिव क्लाइमेट होता है, अलाउ इजी एंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और रीजन, आप अपने रीजन बढ़ा सकते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड अटेंशन टू प्रोडक्ट्स, आप अपने रीजन और लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं, उनकी चेंजिंग नीड्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज में, क्योंकि जब ये आप इस चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, तो इट कैन बी अ कॉस्टली प्रोसेस। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज हो सकती हैं कि यानी आपकी दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ही दुकान पे जानी है, वो दो मुख्तलिफ गाड़ियाँ ले जा रही हैं, क्यों, दो दो डिफरेंट डिवीजन हैं। तो जिस तरह कोक की गाड़ी कोक लेके जाएगी, लेज की गाड़ी लेज लेके जाएगी, हालांकि एक ही कंपनी की एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं, तो वो डुप्लीकेट फंक्शनल एक्टिविटीज होगी। स्किल्ड मैनेजमेंट फोर्स आपको चाहिए हर वक्त, इसमें आपको कंट्रोल सिस्टम बहुत एफिशिएंट चाहिए। कंपटीशन among divisions can become so intense हो सकता है, एंड लिमिटेड शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड रिसोर्सेज होती है, सेल फोर्सेज अपने अपने सेगमेंट्स की सेल के पीछे भागे फिर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं SBUs की। आप हम SBU के अंदर कहते हैं ग्रुप सिमिलर डिवीजन इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबल फॉर ईच यूनिट एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू चीफ एग्जीक्यूटिव। सॉरी। अब उसके अंदर ये कहता है कि हम एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना देते हैं कि जी हम उसको यूनिट दे दिया, जैसे आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है कंपनी का, आपका एक फ्रेंचाइजी होता है, आप फ्रेंचाइजी को अपना बना देते हैं और वो उसमें सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स को लेकर वो चल रहा होता है और वो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट कर रहा होता है टॉप मैनेजमेंट। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो मैक्स स्ट्रक्चर होता है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये टॉप टू बॉटम भी चल रहा होता है और एक स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा होता है, तो ये ज़रा कॉम्प्लेक्स और मिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके फ्यू एडवांटेजेस हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर होता है, एम्प्लॉयज कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क है, शटिंग डाउन प्रोजेक्ट इज आसानी से शट डाउन कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड शेयर इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेट एंड डिवीजन स्ट्रक्चर हो सकता है। डिसएडवांटेज इसका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर आपको बहुत इफेक्टिव हाईली कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू लेफ्ट, बॉटम टू लेफ्ट, और मतलब सारा आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत एक्सटेंसिव और स्ट्रॉन्ग चाहिए, कॉस्टली होता है और आपको बहुत सारे मैनेजर्स इसके लिए रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, आप इस पे आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका वीक हो जाता है, बजट्स आपके जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्रिएट ड्यूअल सोर्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आपके ड्यूअल सोर्स हो जाती है, और इट रिक्वायर म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स जो होता है वो चाहिए होता है इसके अंदर।
हमने रीस्ट्रक्चरिंग को थोड़ा सा बढ़ा के, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, एक चीज को चेंज कर देना, खत्म कर देना, या एंड कर देना। तो रीस्ट्रक्चर के अंदर डाउन साइजिंग आता है, राइट साइजिंग आता है और डिलेयरिंग आता है। तो डाउन साइजिंग ये है कि आप उनको डिमोट कर देते हैं, राइट साइजिंग होता है प्रमोट करते हैं, डिलेयरिंग आप उनको फायर ऑफ भी कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें क्या, आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज रिड्यूस कर रहे होते हैं। कहता है these methods involve respectively reducing the number of employee, number of division and number of hierarchical levels in the organization structure. Reducing the size of an organization is intended to improve its efficiency and retain effectiveness. वही बात होगी, effective efficiency को retain करेंगे, effectiveness achieve करने के लिए organization बात आती है, decision लेती है कि उसे down size करना है, उसको right size करना है, या delayering करके किस तरह करना है। हम स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है, वो क्लियरली स्टेट करें, क्लियरली डिफाइंड करें, कोई हिडन ना हो, डिज़ाइन फिजिकल स्पेसेस हो। आपके जो रोल मॉडल हैं, टीचिंग और कोचिंग करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं क्या सही है क्या गलत है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करें, ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं उनको प्रमोट करें, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। तो फिर बाकी जो होती है, अपना रिवॉर्ड सिस्टम एफिशिएंट करें, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, काम करना चाहिए। और जो स्ट्रेटजी अगर वो कुछ नई चीज़ ला रहे हैं तो उनको ये हौसला होना चाहिए कि जी हम भी काम कर रहे हैं। अगर फर्स्ट करें वो सेगमेंट नहीं भी काम करता तो हमें फायर ऑफ नहीं किया जाएगा, हमारी नौकरियां एट स्टेक नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रेटजी सपोर्ट कल्चर में आती हैं। फिर ये इसमें और भी चीज़ें उसने ऐड की हैं जिसमें वो कहता है कि लीडर्स पे अटेंशन टू क्या होता है, लीडर्स रिएक्शन टू क्रिटिकल इंसिडेंट्स में है ये भी, कि जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो सिचुएशंस को कैसे वो जो है फेस करते हैं और उसमें कैसे वो प्ले कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर कैसा है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेटजी सपोर्ट कल्चर को करती हैं। उसके बाद वो कहता है जी प्रोडक्शन ऑपरेशंस डिसीजंस की एग्जांपल्स हैं कि जी क्या है, प्लांट साइज है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। फिर ह्यूमन रिसोर्स के कंसर्न क्या होंगे कि आपकी नीड्स एंड कॉस्ट है, सिलेक्शन मेथड्स हैं, एम्प्लॉयज़ को आपके ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स ढूंढ के लाए, उन्हें ट्रेन करें, ओरिएंटेशन उनकी करें, टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रही हैं उसके लिए उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को मॉनिटर करें, उनके ले ऑफ्स, उनके पेरोल और उनके जो इंसेंटिव रिवॉर्ड सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट रखें, उनकी ACR को मेंटेन करें, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करें। ये सारी चीज़ें जो है और human resource concerns में आती हैं। So this was the whole overview about strategy formulation and implementation. Inshallah, in the next lecture we will be discussing more about strategic management, strategy, execution and planning. Thank you.